अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में बिल्कुल जो है एहतियाती तदाबीर को अडॉप्ट करते हुए ऑनलाइन स्टडीज़ के साथ आप बिल्कुल अभी इस वक्त गो थ्रू हो चुके होंगे। और उम्मीद करता हूं कि जितना अभी तक कोर्स कंटेक्ट मैंने या दूसरे टीचर्स ने अभी तक कवर करवाया, आप सबको होपफुली आप उसे अच्छी तरह लर्न कर रहे होंगे। तो हमने अभी तक जो है 5 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। बेसिकली जो फर्स्ट 2 चैप्टर थे वो थे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मतलब कुछ की कंसेप्ट्स थे, इसका पर्पस थे और यूटिलाइजेशन थी, इफ़ेक्टिवनेस थी। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3, 4 और 5, ये 3 चैप्टर हमारे वैल्यूएशन के ऊपर बेस करते थे कि हमने कैसे सिक्योरिटीज़ की वैल्यू करनी है। हमने देखा कि चीज़ों की टाइम के साथ एक इम्पोर्टेंस होती है। हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को देखा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के में हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज़ करते हुए प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखी। डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग के कंसेप्ट को सीखा। चैप्टर नंबर 4 में हमने जो इंटरेस्ट बीरिंग सिक्योरिटीज़ हैं जैसे बॉन्ड्स वगैरह हैं उनकी वैल्यूएशन को देखा, प्रेफर्ड स्टॉक को देखा। उसके अलावा हमने एक्विटी स्टॉक की वैल्यूएशन के कंसेप्ट वगैरह को देखा। चैप्टर नंबर 5 में हमने रिस्क एंड रिटर्न को कवर किया। तो आज जो हमारा चैप्टर नंबर 6 शुरू हो रहा है, बेसिकली ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक सेपरेट एरिया है। इस एरिया का नाम है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। पहले जो हमने पिछले चैप्टर्स में चीज़ें देखी थी वो फंडामेंटल कंसेप्ट्स थे जो आगे फर्दर यूज़ होंगे, यूटिलाइज होंगे, जिनका जानना ज़रूरी था। यहाँ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, ये जो पोर्शन शुरू हो रहा है, इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इन शेप ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, जिन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। हम उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करेंगे, उनसे कुछ की रेशोज़ कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये रेशोज़ हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में ये हमारे लिए यूज़फुल होती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कैसे प्रिपेयर किया जाता है और उनके एलिमेंट क्या हैं। ए पॉसिबल फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस, कि हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एनालिसिस पर्पज़ के लिए। फिर हम देखेंगे रेशो एनालिसिस को, ट्रेंड एनालिसिस को, कॉमन साइज एंड इंडेक्स एनालिसिस को। जैसे हम इस चैप्टर में गो थ्रू होंगे तो आपको पता लगेगा कि ये ट्रेंड एनालिसिस और कॉमन एनालिसिस क्यों ज़रूरी होते हैं। ये कुछ बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के उसने हमें यूजेस बताए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है। आपने पिछले सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पता होगा। मैनेजमेंट बेसिकली डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। फॉर द पीरियड उन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है और फिर जब वो एक स्पेसिफिक पीरियड, फॉर एग्जांपल वो एक हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो जैसे ही वो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है तो हम उनसे कुछ यूज़फुल, मीनिंगफुल जो है रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ये है, अगर हम कहा जाए तो ये एक आर्ट है ट्रांसफार्मिंग डाटा फ्रॉम रॉ टू अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम 5 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। सबसे पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम हमारे पास होता है बैलेंस शीट। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है वो इनकम स्टेटमेंट होती है। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो स्टेटमेंट इन चेंजेस इन ओनर इक्विटी होती है। चौथे नंबर पे कैश फ्लो स्टेटमेंट और 5वें नंबर पर होती है अकाउंटिंग पॉलिसी, प्रोसीजर्स एंड नोट्स टू द अकाउंट्स। नेम इनके मुख्तलिफ कंट्रीज़ या लैंग्वेजेस में थोड़ा बहुत इनमें चेंज हो जाती है, लेकिन कॉमनली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यही बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इन चेंजेस इन ओनर इक्विटी और उसके अलावा हमारे पास जो अदर है वो है अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड नोट्स टू द अकाउंट्स, जिसे नोट्स भी कह देते हैं हम एट द एंड। तो ये सारी जो रिपोर्ट्स हम बनाते हैं ये हमें मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं। हमें शॉर्ट टर्म में ये लिक्विडिटी के बारे में बताता है कि हम शॉर्ट टर्म में अपनी ऑब्लिगेशन को किस तरह पे कर सकते हैं। हमें लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी यानी जिसे सॉल्वेंसी रेशोज़ हम कहते हैं, लीवरेज रेशोज़ कहते हैं, उनके बारे में ये भी इंफॉर्मेशन देता है। हमें ये देता है कि हम अपने कैश फ्लो को एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं या नहीं। बहुत सारी कंपनीज, रिसेंटली अमेरिकन हिस्ट्री में कुछ ऐसे केस स्टडीज़ भी हैं जिसमें कंपनीज अपनी पीक पे, अपनी बेस्ट परफॉर्मिंग पोजीशन में डिफ़ॉल्ट कर गई। क्यों? दे आर अर्निंग प्रॉफिट्स बट दे हैव नॉट इनफ कैश फ्लोज टू मीट देयर
ऑब्लिगेशंस। तो हमें ये भी देखना है कि हमें अपनी लायबिलिटीज़ को मीट करने के लिए जो टाइमली कैश फ्लोज रिक्वायर हैं, क्या वो हमें बिजनेस से जनरेट हो रहे हैं। अगर नहीं जनरेट हो रहे तो उनको अल्टरनेटिवली मैनेज करने के लिए हमने कौन सी प्लानिंग की है। तो ये सारी इस किस्म की जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आती हैं, ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की जो डेफिनेशन बुक पे लिखी है, द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डाटा फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनटू इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। क्या ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डाटा लेंगे और उसको अपनी इंफॉर्मेशन का इनपुट बनाएंगे और उससे यूजफुल डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करेंगे। इस सारे प्रोसेस को हमें नाम देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो बेसिकली ये एनालिसिस के पर्पसेस क्या होते हैं? कुछ इंटरनल पर्पसेस होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। इंटरनल पर्पसेस में क्या होता है कि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ इनपुट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट प्लान करने जा रही है कि उसके जो है सैलरी एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर वो कोई इंक्रीमेंट देने का प्लान करने जा रही है तो उसे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी बेसिक जो एम्प्लॉइज उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी पहले से कितनी भी सैलरीज हैं। अगर वो कोई एक स्पेसिफिक प्लान ऑफ परसेंटेज देना चाह रहे हैं तो वो परसेंटेज उन्हें कितना एडिशनली एक्सपेंस करेगा। तो ऐसी सब इंफॉर्मेशन जब भी कंपनी को चाहिए होगी तो वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ये डाटा लेगी और मोस्टली ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सूरत में हमारे सामने होते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैनेजमेंट और बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने जाती है तो उसको बहुत सारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेंगी। इस किस्म के जितने भी यूजेस हैं इसे हम इंटरनल यूज़ कहते हैं, यानी कि कंपनी के अंदर ही हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है जिसमें हम कंपनी की बेटरमेंट के लिए, इन्हांसमेंट ऑफ प्रॉफिट के लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल यूजेस भी होते हैं जैसे कि आपकी स्लाइड में आपके सामने शो हो रहे हैं। तो एक्सटर्नल यूजेस मतलब क्या होता है कि एक पार्टी है वो हमारी कंपनी को क्रेडिट देने जा रही है तो वो हमारी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशोज को देखेगा, करंट रेशो को, कैश रेशो को, क्विक रेशो को, क्योंकि उसका जो एम है वो ये है कि उसको अपनी जो है क्रेडिबिलिटी, जो उसकी पेमेंट्स हैं वो उसको टाइमली रिसीव हो जाए। तो ट्रेड क्रेडिट्स का भी फोकस होता है बिजनेस की लिक्विडिटी के ऊपर। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये एनालिसिस करता है कि क्या अगर मैं इसको ये पे जो है रॉ मटेरियल या गुड्स सप्लाई करता हूँ तो क्या ये मुझे टाइमली पे कर सकेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन वो चेक करने के लिए उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा। इस तरह बॉन्ड होल्डर्स हैं, बॉन्ड होल्डर्स ऐसे होते हैं कि उन्होंने कंपनी को एक डेट दिया होता है, लॉन्ग टर्म डेट। हमने जैसे बॉन्ड में देखा भी कि बॉन्ड होते क्या हैं। तो कंपनी बेसिकली ये एनुअली या सेमी एनुअली उनको एक कूपन पेमेंट करनी होती है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स होंगे तो वो कूपन पेमेंट करने के काबिल होगी, उसके पास एक्सेस कैश फ्लोज होंगे तो तभी वो। तो इसलिए बॉन्ड होल्डर्स जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चाहिए होती है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अपने रेलेवेंट पोर्शन को चेक करता है कि इसकी कैश फ्लो कैसे हैं, क्या इसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैसी है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। तो बॉन्ड होल्डर्स को भी कंपनी के बिजनेस के साथ जो है वो एक इंटरेस्ट होता है तो वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता रहता है। इस तरह शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स को भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का पर्पज़ ही क्या होता है कि बिजनेस हाईली प्रॉफिटेबल होगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो वो उसको अच्छा डिविडेंड देंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट देंगे, बोनस देंगे और उसकी शेयर प्राइस अप्रिशिएट होगी। तो ये सारे क्या है एक्सटर्नल यूज़र हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ट्रेड क्रेडिटर्स, बॉन्ड होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। तो इसके अलावा भी और बहुत सारे हमारे पास जो हैं वो एक्सटर्नल यूज़र हैं। इसके अलावा ये जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये प्लानिंग के लिए, कंट्रोल के लिए और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के लिए। प्लान में देखते हैं फोकस ऑन असेसिंग द करंट फाइनेंशियल पोजीशन एंड एवेल्युएटिंग पोटेंशियल फर्म अपॉर्चुनिटीज़। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें हेल्प करती हैं प्लानिंग के लिए और लाजमी जब हम प्लान करते हैं तो फिर ये कंट्रोल के लिए भी हमें जब इनपुट देगी तो हम देखेंगे क्या हमारे कंट्रोल पर जो प्रोसेस हैं वो सही तरह परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा तीसरे नंबर पर हमारे पास इसमें है अंडरस्टैंड। Focus on understanding how suppliers of the funds analyze the firm। तो हमें ये भी अंडरस्टैंडिंग इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है कि जो हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, बॉन्ड होल्डर्स हैं और या फिर जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो हमारी फर्म को कैसे देख रहे हैं कि उनकी लिक्विडिटी के ऊपर क्या फोकस है। तो ये सारा कुछ भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के यूजेस में इसको देखते हैं। तो ये सारे इसके यूजेस थे जो हमने अभी तक इसमें सब डिस्कस किया। इससे आगे देखते हैं, ये अब हमें थोड़ा सा बता रहा है कि कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। जो दो मेजरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
इस चैप्टर में फोकस की गई हैं। एक जो है थर्ड जो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, वो हम इससे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। बैलेंस शीट है, आप सब जानते हैं बैलेंस शीट क्या चीज़ होती है। आपने बिजनेस अकाउंटिंग में जो देखा था कि आपने बैलेंस शीट बनाई भी होगी ट्रायल बैलेंस के बाद। बैलेंस शीट क्या होती है? समरी ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ गिवन डेट दैट शोज टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। तो मैं इसको आपको बोर्ड के ऊपर भी करके दिखाता हूँ। बैलेंस शीट में हमने आप इससे पहले थोड़ा सा देखा होगा। ये हमारी सबसे फर्स्ट जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट जो रिपोर्ट होती है वो बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में हो बेसिकली एक जो बेसिक रूल है इसमें वो टोटल एसेट्स जो होते हैं वो टोटल लायबिलिटीज प्लस ओनरी इक्विटी के बराबर होते हैं। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। इसी तरह जैसे दूसरी स्टेटमेंट बनती हैं उसी तरह स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट बनाई जाती है। जो स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट है ये एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर बनाई जाती है, इसलिए इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन, यानी कि एक स्पेसिफिक डेट पे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और उन एसेट्स को किस तरीके से जनरेट किया गया, उसकी अपोजिट साइड पे हमारे पास लायबिलिटीज होती हैं और ओनर इक्विटी होती है। तो ये इक्वेशन जो मैंने ऊपर पहले लिखी थी ये हमेशा बैलेंस रहती है। टोटल एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। हम आगे देखेंगे जब बैलेंस शीट का पोर्शन आएगा कि इसके कौन कौन से एलिमेंट हैं, उन्हें इंडिविजुअली भी हम टच करने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है वो इनकम स्टेटमेंट आ रही है। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली हमें परफॉर्मेंस बताती है कि हमारी जो इस साल कंपनी की है उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया या लॉस अर्न किया। तो ये समरी ऑफ फर्म्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंडिंग विद नेट इनकम और लॉस फॉर द पीरियड। इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले रेवेन्यूज लिखते हैं, रेवेन्यूज इन शेप ऑफ सेल, इन शेप ऑफ कमीशन, इन के शेप ऑफ सर्विसेज, और फिर हम दूसरे नंबर पे उनमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। तो जो नेट रिजल्ट आता है हमारे पास या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाई जाती है। तो फॉर एग्जांपल हम अगर मैं बात करूं कि मेरी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है फर्स्ट जनवरी से लेके 31 दिसंबर पे, तो हम 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक अपनी तमाम जितनी भी रेवेन्यू के रिलेटेड जो हेड्स थे उनको एक्यूमुलेट कर लेंगे और एक्सपेंसेस के हेड्स को, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो हमारे पास प्रॉफिट होगा और अगर एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो हमारे पास लॉस होगा। तो ये भी हम आगे जाके देखते हैं कि इसके मेजर एलिमेंट्स कौन से होते हैं। ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना इस चैप्टर में ज़रूरी है। फिर हम देखेंगे कि हम इन्हीं ही बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की आइटम में से मुख्तलिफ रेशो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ 2-3 चीज़ें और जाने वाली हैं कि इसमें एक वर्ड आएगा शेयर होल्डर्स एक्विटी। शेयर होल्डर्स एक्विटी आप कह सकते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो बिज़नेस के ओनर्स ने कंट्रीब्यूट की हैं। अगर हम टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो जो चीज़ बच जाएगा वो ओनर्स एक्विटी है। ओनर्स एक्विटी में हमारे पास शेयर कैपिटल आ जाता है। अगर शेयर कैपिटल ज़्यादा पेड अप कैपिटल में आपने रिज़र्व पे एक्स्ट्रा प्रीमियम पे शेयर इशू किए हैं तो वो प्रीमियम और आपने कुछ रिजर्व जनरेट किए हुए हैं कंपनी में या एक्सेस प्रॉफिटेबिलिटी है, रिटेन्ड अर्निंग है, तो ये सारा कुछ हमारे पास ओनर एक्विटी में आ जाता है। हम इससे थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। जी, ये एक बास्केट वंडर
एक कंपनी है उसकी बैलेंस शीट उसने हमें प्रेजेंट की है, ये बुक के अंदर ही एग्जांपल है। आप देख रहे हैं कि आपके पास जो लेफ़्ट साइड पे कॉलम आ रहा है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड है। इसमें सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा हुआ है $90, अकाउंट रिसीवेबल है $394, इन्वेंट्रीज हैं $696, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्यूमुलेटेड टैक्स प्री पेमेंट्स हैं, प्री पेमेंट्स हमने टैक्स एडवांस में पे कर दिया हुआ है, तो जब तक हम इसका बेनिफिट ले नहीं लेंगे उस वक्त तक ये हमारा एसेट है, प्री पेमेंट है। तो ये थे करंट एसेट्स। सबसे पहले जो जितने भी ऊपर ये जो 5 टाइप्स के एसेट्स हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूमुलेटेड टैक्स, ये सब हमारे करंट एसेट्स थे। फिर उसके बाद हमें फिक्स्ड एसेट लिखे, और फिर फिक्स्ड एसेट में आपको पता है कि अगर वो WDV पे शो करें तो सम कास्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। तो उसने भी ऐसे किया कि पहले कंप्लीट कास्ट के ऊपर एसेट शो किए हैं, फिर उनमें से उनकी जो डेप्रिसिएशन थी उनको माइनस कर दिया है। तो जो इन दोनों का रिजल्ट आया तो वो उनके थे नेट फिक्स्ड एसेट्स जो बैलेंस शीट पे शो होते हैं, वो 701 रुपीज़ के आए। फिर इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हैं, अदर एसेट्स हैं। अदर एसेट्स हम कह सकते हैं कि ये अगर हमारे पास कुछ और इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं, कुछ लाइसेंसेस हो सकती हैं, फ्रेंचाइजिंग हो सकती है, तो ये सब कुछ हमारे पास अदर एसेट्स में आ गया। तो आप देखें कि बैलेंस शीट साइड में टोटल एसेट्स आ रहे हैं $2169। ठीक है, ये राउंड्स इन थाउजेंड्स है। एक बैलेंस शीट उसने बास्केट बंडर की बताई, तो ये उसने हमें एक स्पेसिमन दिया है जो है बैलेंस शीट का, और बैलेंस शीट में जो लेफ्ट साइड शो कर रही है ये टोटल एसेट्स हैं। ठीक है, तो अभी हम लायबिलिटी साइड इसके बाद आएगी। उसने सिर्फ दूसरी साइड पे जो राइट साइड पे कॉलम है कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं, पॉइंट बना के हमें बताए हैं, हम उनको भी देखते हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन मेथोडोलॉजी है ये मोस्ट लिक्विड टू लीस्ट लिक्विड है। आप ये देख रहे हैं कि ये कैश है हमारे पास, और कैश से हम नीचे डाउन दी वर्ड जा रहे हैं। ये मोस्ट लिक्विड है, ये लेस लिक्विड है, ये लेस लिक्विड है, ये लेस लिक्विड है, ये लेस लिक्विड है। तो ये जो प्रेजेंटेशन मेथोडोलॉजी है ये है मोस्ट लिक्विड टू लीस्ट लिक्विड। सबसे पहले हमने वो एसेट्स लिखे जो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होल्ड करते थे, और इसी तरह हम डाउन दी लाइन चलते गए तो ये जो सारे हैं हमारे इसके बाद ये लेस लिक्विड आ जाते हैं। ठीक है, पॉइंट ए में वो बता रहा है हाउ द फर्म स्टैंड्स ऑन अ स्पेसिफिक डेट। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि बैलेंस शीट जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट पे तैयार की जाती है। ये इसके ऊपर अगर हम डेट पे फोकस करें, ये एज ऑन है 31 दिसंबर 2003 में, कि 31 दिसंबर 2003 जिस दिन क्लोज हुआ उस दिन डे एंड पे बिजनेस के क्लोज पे बिजनेस के पास ये पोजीशन थी। कैश $90 था, इसने अकाउंट रिसीवेबल लोगों से ट्रेड डेटर्स की शेप में $394 रिसीव करने थे। इसके पास जो स्टॉक्स थी, इन्वेंट्रीज थी, वो $696 की थी। तो ये क्या है कि सबसे पहले कि बैलेंस शीट हमें बताती है हाउ द फर्म स्टैंड ऑन अ स्पेसिफिक डेट, कि उस स्पेसिफिक डेट को कंपनी किस पोजीशन पे स्टैंड कर रही थी। ये सबसे पहले नोट करने वाली बात है कि बैलेंस शीट हमेशा एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाई जाती है। दूसरा पॉइंट इसमें बी पे लिखा है व्हाट BW ओन्ड। BW जो कुछ ओन करती है, जो ओन करती है वो उसके एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें ये हमें क्या बता रही है कि BW क्या चीज़ें ओन कर दी है। अमाउंट्स ओड बाय कस्टमर, यानी कि ये ओड मतलब हमने कस्टमर से जो अमाउंट रिसीव करनी है अकाउंट रिसीवेबल की शेप में, ये भी हमारे जो हैं एसेट्स हैं, कि हम कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने हमें पेमेंट करनी है, अमाउंट्स ओड बाय द कस्टमर, तो ये चीज़ भी हमारी एसेट्स होगी। फ्यूचर एक्सपेंस आइटम्स ऑलरेडी पेड। ठीक है, आप ये देखें प्रीपेड एक्सपेंस आ रहे हैं $5 के, एक्यूमुलेटेड टैक्स प्री पेमेंट्स, कुछ टैक्स की भी प्री पेमेंट्स की हैं। तो ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हमने एडवांस में पे कर दिए लेकिन अभी इनसे बेनिफिट नहीं लिया। ठीक है, तो फ्यूचर एक्सपेंसेस हैं ये, लेकिन अभी पे कर दिए हैं एडवांस में, तो ये चीज़ें भी हमारी, ये जो प्री पेमेंट्स हैं और एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन, ये दो चीज़ें आप देख रहे हैं, इनके आगे डी लिखा है, तो वो इन चीज़ों को क्या बता रहा है कि ये जो डी पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेंसेस आइटम्स हैं जो ऑलरेडी पे कर दिए हैं, तो ये भी हमारे एसेट्स हैं। ठीक है, कैश लाइकली कन्वर्टिबल टू कैश विद इन 1 ईयर। हमारे पास यहाँ आप देख रहे हैं एक कैश और कैश इक्विवेलेंट की टर्म लिखी गई है। कैश इक्विवेलेंट क्या है, हमारे पास फॉर एग्जांपल प्राइस बॉन्ड पड़े हैं, तो प्राइस बॉन्ड क्या होता है, वो इजीली
रेडिली चेंज हो जाते हैं मार्केट में। अब बाज़ ऐसा भी होता है कि हम एक दुकान पे शॉपिंग के लिए जाते हैं और हम दुकानदार को कहते हैं कि हमारे पास कैश नहीं है, एक प्राइस बॉन्ड है, आप ले लेंगे। दुकानदार को भी पता है कि ये एक अथेंटिक पेपर है, इसको जैसे मैं किसी बैंक में प्रेजेंट करूंगा या किसी और को दूंगा तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कैश इक्विवेलेंट। ई पॉइंट पे उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कैश लाइकली कन्वर्टेबल टू कैश विद इन 1 ईयर जो होता है, हम या तो ऊपर पहले हेड में कैश को लिखेंगे, उसके बाद हम कैश इक्विवेलेंट्स को अलहदा से भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली बैलेंस शीट में लाइन आइटम्स कम बनाई जाती हैं ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो। अगर हम हर चीज़ अलहदा लिखने लग पड़े तो बैलेंस शीट बहुत लंबी और बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए शॉर्ट करने के लिए कैश और कैश के साथ जैसी मिलती जुलती चीज़ें जो है उनको हम कैश के अंदर ही कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये भी तो हो सकता है कि मेरे पास 5 लाख रुपये कैश फिजिकल कैश है और 5 लाख बैंक में है, तो जो बैंक में है वो भी एक किस्म की कैश ही है ना, तो मैं कैश एंड बैंक बैलेंस लिख सकता हूँ। अब मेरे पास प्राइस बॉन्ड भी है तो मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख दिया। तो इसलिए उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये कैश इक्विवेलेंट क्या है। ये पॉइंट ई में उसने हमें बताया कि कैश लाइकली कन्वर्टेबल टू कैश विद इन 1 ईयर। ये कैश इक्विवेलेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जो या कैश के करीब करीब होती हैं या वो विद इन 1 ईयर कन्वर्टेबल चीज़ें हो जाती हैं। तो ये ई पॉइंट जो है वो ओवरऑल इस पूरे एसेट्स क्लास के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है कि ये करंट एसेट्स कौन से होते हैं, ये या तो कैश होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका फ़ायदा या जिनका बेनिफिट हम 1 साल के अंदर अंदर ले सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम इन तमाम चीज़ों को जो है करंट एसेट्स की डेफिनेशन में ले सकते हैं। ठीक है। एफ पॉइंट, इस स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे मतलब लिखे हैं। एफ लिखा है फिक्स्ड एसेट कॉस्ट के आगे, यहाँ एफ लिखा है, तो एफ को ये एक्सप्लेन कर रहा है ओरिजिनल अमाउंट पेड। तो ये जो सबसे पहले हमने लिखी है ये फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर ये हमने ओरिजिनल अमाउंट लिखी है। ठीक है, फिर इसमें से ये चीज़ माइनस कर दी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। इस मेथड को शो करने का तरीका हम कहते हैं कि ये डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है इसकी। और इस चीज़ को जो हमारे पास ये जो आ रही है ये फिक्स्ड एसेट्स हैं और इसमें से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन की जब ये चीज़ आई तो इस चीज़ को हम कहते हैं ये बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। $701 जो है ये बुक वैल्यू ऑफ एसेट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम बैलेंस शीट की साइड पे देखते हैं, एसेट साइड पे। फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ पॉइंट नंबर ए को कि जो बैलेंस शीट है फर्म स्टैंड एज ऑन अ स्पेसिफिक डेट। तो इसमें स्पेसिफिक डेट कौन सी है, ये वाली, कि ये इस स्पेसिफिक डेट पे हम बैलेंस शीट को बना रहे हैं। इसके ऊपर ए भी लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ छोटा सा ए लिखा हुआ है और ए को एक्सप्लेन किया गया कि फर्म स्टैंड्स ऑन अ स्पेसिफिक डेट को हम इस बैलेंस शीट को बनाते हैं। तो दूसरी ये पूरी जो बैलेंस शीट है, ये पूरी बैलेंस शीट ये इस पूरी यानी टोटल एसेट्स के आगे ये टोटल एसेट लिखे हुए हैं, इसके ऊपर छोटा सा बी लिखा है। बी क्या है, व्हाट BW, यानी कि ये जो बास्केट वंडर्स है ओन, ये टोटल एसेट जो कंपनी ओन कर रही है तो वो उसको शो करती है। और थर्ड नंबर पे सी पे उसने लिखा है ये अकाउंट रिसीवेबल सी है, इसके ऊपर लिखा हुआ और सी को ये एक्सप्लेन कर रहा है अमाउंट्स ओड बाय कस्टमर। ये वो अमाउंट है जो हमने कस्टमर से रिसीव करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने डी पोर्शन लिखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस और डी ये है ऐसे एक्सपेंसेस फ्यूचर एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिए हैं, अभी इनका बेनिफिट इनसे लेना बाकी है, तो इसलिए ये एसेट्स हैं। ठीक है, ई को उसने एक्सप्लेन किया है बेसिकली ई ये पूरे करंट एसेट्स हैं, ये पूरे करंट एसेट्स है ये ई। तो ई में उसने लिखा या तो ये कैश होते हैं या लाइकली टू बी कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं विद इन 1 ईयर, यहाँ पर ये 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसने बताया एफ में कि ये ओरिजिनल कास्ट है जिस पे हमने परचेज किया था, एफ ओरिजिनल अमाउंट पेड, और जी पे उसने हमें बताया कि ये उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है जो हम VAT ईयर कहते हैं। ये कोई भी मेथड से कैलकुलेट की जा सकती है, आपने मेथडोलॉजी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर पढ़ी होगी। तो ये जो एंड पे हमारे पास रिजल्ट बचता है ये बुक वैल्यू ऑफ दी एसेट्स है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो थी हमारे पास एसेट साइड जो हमारी बैलेंस शीट की। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको कोई अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। अब हम इससे आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।